नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी के प्रश्न थे कि जीडीसी, जीआईसी और एलटी का जो पेपर होना है यूपी में, तो उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस वैसे आप सभी के पास है, लेकिन मैं एक बार ब्रीफली बड़ा बता दे रहा हूँ। सिलेबस में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जीएस का है और दूसरा अपने विषय का, जैसे हम लोगों का विषय है संस्कृत। तो जीएस का जो वेटेज है वो 30% है और जो संस्कृत का वेटेज है वो 70% है। ये सेम रहने वाला है इन तीनों परीक्षाओं में, चाहे आप जीडीसी के दे रहे हों, चाहे एलटी के दे रहे हों, चाहे जीआईसी के दे रहे हों। ठीक है, तो ये आप हमेशा बना कर रखिए कि आप दोनों सब्जेक्टों को आपको पढ़ना है। और वेटेज के हिसाब से संस्कृत ज़्यादा है तो संस्कृत को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देना है। जिन लोगों का जीएस सही नहीं है तो लोग जीएस पर भी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जीएस वालों को अगर समस्या हो रही है तो बताएं, तो जीएस पर कुछ और सेपरेट वीडियो बना दिए जाएंगे उनके लिए। अब आते हैं हम लोग संस्कृत पर कि संस्कृत के प्रश्न कैसे आते हैं, संस्कृत का पेपर कैसे आता है। तो ये आपके सामने यूपी पीसीएस का पेपर है, क्योंकि आप लोगों की ये जो तीनों परीक्षाएं होंगी तो यूपी पीएससी ही कराएगी। तो अगर यूपी पीएससी कराएगी तो अपने हिसाब से ही इन्हीं प्रश्नों के आधार पर देगी, क्योंकि अभी तक इन तीनों का पेपर लिखित नहीं हुआ था। इस बार लिखित की घोषणा की गई है, तो इसी के आधार पर लिखित होगा। देखिए, इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं इस पेपर में, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि प्रत्येक खंड से आपको एक प्रश्न करना ही है। ये नहीं कि आप किसी एक खंड से सारे प्रश्न कर सकते हैं। ये प्रति खंडम एकम प्रश्नम समाधेय, प्रत्येक खंड से एक प्रश्न करना है। सभी प्रश्न समान अंक वाले, तो ठीक है, मान लो। देखिए, जैसे हम खंड आ को देखते हैं। और हाँ, एक बात सबसे कि आप लोग इसमें पूछ रहे थे कि किस भाषा में लिखना है। तो भाषा को लेकर कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश से भी दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर केवल संस्कृत से दिया रहता। तो आप भाषा को लेकर के वो मत रहिए। आप इंग्लिश से लिखिए, हिंदी से लिखिए, संस्कृत से लिखिए, तीनों भाषाओं में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन बात कि प्रश्न पत्र कैसा आता है। तो देखिए, सबसे पहले ये भाषा विज्ञान के ये प्रश्न हैं, ये जो खंड आ में दिए हुए हैं। भाषा उत्पत्ति विषयक सिद्धांत को पूछा है, फिर प्राकृत भाषा से क्वेश्चन है, फिर अर्थ परिवर्तन के कारण, ध्वनि विज्ञान, पाली। ये सब हम ज़्यादातर यूजीसी वाले सिलेबस में पढ़ते हैं। तो जिन्होंने नेट की तैयारी की होगी तो उनका यहाँ से वहाँ से ये पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद खंड बा में देखते हैं, ये व्याकरण का पोर्शन है। व्याकरण में आपको जो पढ़ना है अधिकतर संधि, समास, कारक और विभक्ति। विभक्ति में धातु हो जाएगी और क्रिया रूप इत्यादि आ जाते हैं। ये आपको सही से तैयार कर लेना है। देखिए, इसमें पहला ही जो प्रश्न दिया हुआ है, सूत्रों का उल्लेख पूर्वक संधि को बताना है। सुधि, उपास्य और ये मनोरथा इत्यादि पूछा। फिर सेकंड में समास पूछा है। फिर सी में आते हैं तो कृत प्रत्यय पूछा है, जो 7 ठो आपके कृत प्रत्यय होते हैं, तब्य, तब्यता, नियर इत्यादि। इसमें तद्धित प्रत्यय पूछा हुआ है। फिर स्त्री प्रत्यय, फिर ये गाम दोग्धिपया, ये भी आपका कारक से हुआ है। तो इस तरह आपको व्याकरण में तद्धित, स्त्री प्रत्यय, कृत प्रत्यय, विभक्त्यर्थ, समास और संधि, इतना देख लेना है एक बार। फिर खंड सा में आते हैं तो दर्शन तो पूछता ही है, जो आपके षड दर्शन है, आस्तिक और जो भी हैं जैन, बौद्ध इत्यादि, उनको भी एक बार देख लेना है। तर्क भाषा की दिशा में प्रमा का लक्षण, वेदांत सार की दिशा में अज्ञान का स्वरूप, सांकारिका में सत्कार्यवाद। इन सबको तैयार करते हुए एक बात आपको ध्यान रखना कि उदाहरण के तौर पर आपको कारिकाएँ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल तैयार होने चाहिए, उसी से नंबर आपको मिलेंगे। फिर इसमें गीता लगी हुई है तो गीता से पूछ लिया है। गीता से अधिकतर क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी में भी गीता से क्वेश्चन पूछता है और पीएससी तो पूछता ही है। इसके बाद
ये देखिए काव्य शास्त्र में जो आपके मेन है, जैसे हो गया मम्मट, विश्वनाथ और आनंदवर्धन, इन तीनों को तो पढ़ ही लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ये ध्वन्यालोक पूछ लिया आनंदवर्धन का, फिर काव्य प्रकाश, फिर काव्य का लक्षण मम्मट ने क्या कहा है, और इसके बाद काव्य में अलंकार देख लीजिएगा। काव्य में जो आपको देखना है वो है शब्द शक्ति और काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु, और इसके बाद अलंकार, रस और ध्वनि, इतना देख लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। फिर आपका धर्मशास्त्र से जो क्वेश्चन आते हैं, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, फिर ये सूक्तियों से क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसे उपमा कालिदास इत्यादि है। तो इनकी तैयारी आपको आंसर राइटिंग में ही करा दी जाएगी, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली आंसर लिख रहे हैं तो आपके वो नोट्स आंसर फॉर्मेट में ही तैयार होते चले जाएंगे, ठीक है। एक तो ये हमको पैटर्न देखने को मिलता है। सेकंड जो पैटर्न देखने को मिलता है तो वो है व्याख्या वाला। इसको भी एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। ये देखिए, इसमें जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसका कोई श्लोक दे देगा, फिर कहेगा कि आपको संस्कृत में व्याख्या करना है, 20 नंबर का रहेगा और दे देगा 250 शब्दों में, 200 शब्दों में लिखने के लिए। तो ये व्याख्या वाला पोर्शन आपको एक बार तैयार करना पड़ेगा सही से। व्याख्या वाले के बाद इसमें निबंध भी कभी कभी पूछ लेता है, जैसे ये काव्य नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। फिर ये तो आपके सिलेबस में लगा ही हुआ है, गद्य काव्य का उद्भव विकास, इस पर तो क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए रामायण का फिर से पूछ लिया। ऐसे ही आपको कम से कम संस्कृत में एक बार निबंध तो आने चाहिए। अगर आपको संस्कृत में निबंध आ रहे हैं तो आप प्रश्न पत्र को सही समझ लें, क्योंकि क्वेश्चनों को समझना भी एक चुनौती होती है आजकल। जैसे यूजीसी के एग्ज़ाम में बहुत लोग कुछ प्रश्नों को ही नहीं समझ पाते सही से, तो बेचारे आंसर गलत करके चले आते हैं। तो ये बातें हैं, छोटी बातें हैं लेकिन अच्छी बातें हैं। यदि आपको और इसमें कोई डाउट हो, क्वेश्चनों संबंधित या सिलेबस के किसी पार्ट में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। जीएस वाले भी अगर बहुत परेशान हो बेचारे तो भी बता सकते हैं। जीएस के लिए उनको अलग से सेपरेट वीडियो कुछ बना दिए जाएंगे जिससे उनका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।